गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वो आयनिक इक्विलिब्रियम पे कर रहे थे और आयनिक इक्विलिब्रियम के एमसीक्यू की बात करें तो अब तक 36 एमसीक्यू हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 37 है, देखिए आज के लेक्चर में जो ये क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन क्वेश्चंस को बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। वो या क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थ्योरी के पढ़ लेते हैं। लेकिन इस वाले लेक्चर में जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो सब क्या आएंगे, वो सब ऐसे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे से लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। जैसे 37 क्वेश्चन ही देखते हैं। उसने क्या कहा, मोल्टन केसीएल दिया है। मोल्टन केसीएल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कि जो आपके पास मोल्टन केसीएल होता है वो किसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है किसके कारण प्रेजेंट होती है। मोल्टन केसीएल दे सकता है, मोल्टन एन है ना, मोल्टन आपको NaCl भी बहुत बार आया है क्वेश्चन। किसके कारण होती है इलेक्ट्रिसिटी? क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, एटम्स के कारण होती है, फ्री आयंस के कारण होती है, या फ्री मॉलिक्यूल्स के कारण होती है? तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें क्या लगा है आपके सामने, मोल्टन लगा हुआ है, तो ऑलवेज याद रखिए फ्री आयंस के कारण होती है। फ्री आयंस के कारण क्यों होती है? क्योंकि जब हम इनको एक्वस कंडीशन में डालते हैं, जैसे हम इनको एक्वस कंडीशन में डालते हैं तो ये क्या होता है, जैसे KCl है तो KCl क्या होता है, अपने फ्री आयंस में टूट जाता है। जैसे K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये फ्री हो जाता है। तो फ्री आयंस के कारण क्या होता है, इनमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ऑलवेज याद रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगा के आते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होती है। तो ऑलवेज याद रखिए, मोल्टन KCl दे सकता है, NaCl भी दे सकता था। तो मोल्टन KCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोल्टन कंडीशन को याद रखिए, किसके कारण होता है? फ्री आयंस के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन है ना, सब इसी तरीके के हैं, लेकिन इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखकर जाना आपको, वरना मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखिए 38, उसने क्या कहा है 38 में, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती है? एसिटिक एसिड है, SOCl2 है, NH4OH, या NH2CS NH2 है। इसकी जगह यूरिया भी दे सकता था वो आपको, NH2CO NH2 दिस है ना। तो यहाँ पे कैसे होगा कंडीशन? अब यहाँ पे क्या, ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, इजिली पोलरिटी जनरेट कर लेगा, पोलर कंपाउंड है। क्योंकि अगर हम CH3COOH की बात करें तो इजिली डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, दिस पोलर कंपाउंड। तो जब पोलर है, पोलरिटी जनरेट होगी। ऐसे हम इसकी बात करें, ये भी पोलर है, ब्रेक हो जाएगा। अगर NH4OH की बात करें, ये भी पोलर है, क्योंकि ये सब डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयनों में। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयनों में। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है? ऑलवेज आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज नॉन पोलर। और जो नॉन पोलर होते हैं उनमें पोलरिटी जनरेट नहीं होती है, और जब पोलरिटी जनरेट नहीं होगी तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी उनमें चल ही नहीं सकती है। तो याद रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे दिया इसने, यूरिया, मान लीजिए था यूरिया, यूरिया दे दिया तो ग्लूकोज दे देता, फ्रक्टोज दे देता, सुक्रोज दे देता। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर कंडीशन जनरेट करते हैं। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर कंडीशन जनरेट करते हैं तो ऑलवेज कैसे होते हैं आपके? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हर क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है भाई इस लेक्चर के, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन सब लॉजिक वाले हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ 99% स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो याद रखना, कौन सा हो जाएगा आपका? नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होगा वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सुनने में बड़ा इजी सा लग रहा है, लेकिन कंडीशन गलत करेगा बच्चा, मैं बताऊंगा कहाँ गलत करेगा। उसने क्या कहा, बीच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। उसने क्या किया, आपके सामने HCl लिया है, उसने क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या है कि उसने उसमें वाटर को इन्वॉल्व किया है। अब बच्चा क्या करता है कि जैसे उसको HCl एक्वस सॉल्यूशन देता है तो वो क्या करता है, उसको पता है कि HCl एसिड को जैसे ही हम क्या करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, और जब डिसोसिएट होगा तो वो क्या बनाता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं और ऑप्शंस क्या लगा देते हैं? ए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? देखिए, आपने क्या किया है, आपने HCl लिया है और HCl को आपने वाटर में डाला है। जैसे ही आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। जब ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है तो इसकी नेचर कैसी हो जाती है? बेसिक। और जब इसकी नेचर बेसिक हो गई है तो जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो बेसिक नेचर क्या करता है? हमेशा H पॉजिटिव को ढूंढता है। तो यहाँ पे कैसा है? H पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा है? Cl नेगेटिव। तो जब ये क्या है? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होगी? बेसिक। ये किसको ढूंढ रहा है? H पॉजिटिव को। तो ये क्या करता है? ये लॉन पेयर इस H पॉजिटिव पे जाके अटैक करता है, और जब ये अटैक करता है तो क्या हो जाता है? H3O, और ये पॉजिटिव चार्ज किस पे जनरेट हो जाता है? ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे क्या बच जाता है? Cl नेगेटिव। तो एक्वस कंडीशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ऑलवेज ये बनाते हैं कि एक्वस कंडीशन में हमने क्या करा, एसिड को लिया तो वो क्या होगा? अपना आयनों में डिसोसिएट हो गया, क्या बन गया? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया। ऑप्शन सी भी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हम किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो वाटर का लॉन पेयर होता है ऑक्सीजन वाला, वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। और क्या निकाल देता है? Cl नेगेटिव। तो ऑलवेज याद रखना, जब भी आप किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जो वाटर है वो हमेशा H पॉजिटिव को गेन करेगा और गेन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, ना कि ए। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है आपको। यहाँ नोमेरिकल्स आ गया 0.1 m एसिटिक एसिड। कितना दिया है? 0.1 m। तो कंसंट्रेशन कितनी दे दी आपको? सी, वो आपको दिया गया है 0.1 m। ओके, मैंने कहा 1% आयनाइज्ड। ओके, अल्फा कितना दे दिया उसने? 1% आयनाइज्ड हो रहा है। तो परसेंट को अमाउंट में बनाने के लिए हम क्या करते थे? 100 से डिवाइड कर देंगे। इतना हो गया। चलिए, इफ इट आयनाइज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है? उसने 10 टाइम्स उसको इंक्रीज कर दिया है। जो आयनाइजेशन था वो 1% था पहले, लेकिन अब उसने क्या कहा है कि इफ इट, यदि यह आयनाइजेशन 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। 10 टाइम्स कौन सा? इंक्रीज होना। तो कितने टाइम इंक्रीज हो गया है? 10 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या? 10 टाइम बढ़ गया। तो अल्फा कितना हो गया? ये याद रखना कि जब भी वो बोला है इट, इफ इट आयनाइज 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है कि वो इतना इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब क्या? अब ये 10/100 हो गया। तो इससे ये हो गया। तो अल्फा कितना आ गया? 1/10। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं? बोलो। 0.1 या 10⁻⁻1। इतना कर लेंगे आप। अब उसने क्या पूछा है कि इट्स कंसंट्रेशन विल बी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इट्स कंसंट्रेशन विल, तो यहाँ पे इट्स कंसंट्रेशन विल भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको दिया गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा आपका? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा जब 10 टाइम्स उसको इंक्रीज कर देते हैं? अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का बड़ा इजी सा फॉर्मूला होता है कि इक्वल क्या होता है आपका? सी अल्फा स्क्वायर। कंसंट्रेशन उसने आपको क्वेश्चन में दी गई है 0.1, और जो आपका अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना है? 10⁻⁻1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो जब हम इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 10⁻⁻2। अब इस पॉइंट को हटाएं तो पावर बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर टोटल कितना होगा? 10⁻3। और 10⁻3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.001। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए। तो याद रखना, जितने टाइम इंक्रीज कर रहा है, पहले तो याद रखिए परसेंटेज को अमाउंट में बनाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, और वो जितने भी टाइम इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 20 करता तो 20/100 हो जाता, 30 करता तो 30/100 हो जाता। तो जितना भी इंक्रीज कर रहा है, जितने भी टाइम से उसको इंक्रीज कर रहा है। ओके, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pKa। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pKa। क्या वो HF का होगा? क्या वो HCl का होगा? क्या वो HBr का होगा? क्या वो HI का होगा? मैक्सिमम pKa बताना है। तो मैक्सिमम pKa की बात करें तो मैक्सिमम pKa हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, इसके सिर्फ इतना देखता होना है कि जो मैक्सिमम pKa है, तो pK इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pK उतना कम होगा, और जो जितना वीक एसिड होगा उसका pK उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको HF, HCl, HBr
HI दिया है। अगर हम एसिड कैरेक्टर की बात करें कि इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम, जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। तो जब टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होता है तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया, HI। ये तो सबसे अच्छा एसिड हो गया, गुड एसिड। और ये कैसे हो गया आपका बैड एसिड, ये सबसे बेकार एसिड हो गया। और जो जितना बेकार एसिड होगा उसका पीके उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीके। तो सबसे बेकार एसिड कौन सा है आपका, HF। और जो जितना बेकार एसिड होगा उसका पीके क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो बेकार एसिड कौन है आपका, HF। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन में उसने कहा है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। व्हाट शुड बी द नंबर पूछा गया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं पूछी गई, नंबर पूछा गया है कि नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। अगर नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस की हम बात करें जो आपसे पूछा गया है, क्या कहा है क्वेश्चन में, इन 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इफ द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इन 1 लीटर इज। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना दिया गया है, द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो आपको एच पॉजिटिव आयन दिया गया है वो दिया गया है 6.023 इंटू 10⁻16। आपसे पूछा कितने में गया है, 1 ml में। तो किस में निकालना है आपको, 1 ml में। तो जब 1 ml में निकालेंगे हम तो नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इन 1 ml, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस आपको दिए हैं अपॉन ml में पूछा गया है। आपको क्या दिया गया है, लीटर। तो हमें लीटर को किस में चेंज करना होगा, ml में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। यही बात इसमें याद रखनी है कि आपको दिया किस में गया, पूछा किस में गया। पूछा किस में गया है, ml में। दिया किस में गया है, लीटर में। तो लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, ml में। तो जब हमने इसको लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो कितने से डिवाइड किया, 1000 से, क्योंकि ये 1000 हो जाएगा, 1 है ना, 1 लीटर किसके इक्वल है, 1000 ml। तो जैसे ही आपने इससे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एच पॉजिटिव है ना, आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 6.023 इंटू 10⁻16। 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻13। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ के एच ऑफ 0.01 m NaOCl इज 10⁻⁻6। तो यहाँ पे के एच दिया गया है आपको। तो उसने पूछा द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द साल्ट विल बी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कितना होगा। तो यहाँ पे जो के एच आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10⁻⁻6। के एच आपको इतना दिया गया। कंसंट्रेशन कितनी दी गई है आपको, कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.01 m। क्या पूछा है आपसे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा गया है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक तो के एच दिया गया है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। एक क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट दिया गया है। और एक क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी गई है। पूछा क्या गया है, एच। क्योंकि एच को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और के एच को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो आपको ये चीज दी गई है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है यहाँ पे आपसे कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको एच बताना है कि एच क्या होगा। तो याद रखिए जब भी आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट दिया जाए और कंसंट्रेशन दी जाए तो वहां पे जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है एच इक्वल अंडर रूट के एच अपॉन सी। ओके, ये क्या है आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, और ये आपकी कंसंट्रेशन हो गई। अब आप ये याद रखिए ये लगाना कब है, आपको क्या दिया, NaOCl दिया गया है। तो NaOCl का मतलब क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। NaOCl, अब इसमें आप जैसे वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव। नहीं, ओके सॉरी, थोड़ा डिसोसिएट गलत हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या होगा निगेटिव,
ये क्या होगा आपका पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये NaOH के साथ क्या कर लेगा, NaOH बना लेगा और ये क्या बना लेगा आपका HOCl। तो ये आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है आपका वीक एसिड। तो ये कब लगाना है आपको, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सॉरी हाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा। तो याद रखना इस कंडीशन को, जब भी ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, तभी ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। आगे कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे कर लेंगे आप, अब H इक्वल क्या है भाई, यहाँ पे KH दिया है, KH कितना है आपके पास 10⁻⁻6 और कंसंट्रेशन कितनी दी गई है आपको क्वेश्चन में 0.01। इसको हटाएंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से कितना बचा आपका 10⁻⁻4 और 10⁻⁻4 का मतलब क्या है 10⁻⁻2। लेकिन ये तो परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन 2 जीरो से ये पावर कट गई, तो कितना बचा आपका 1%। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला आपने लगाया H इक्वल √KH/C डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए, जब आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट दिया गया है, कंसंट्रेशन दी गई, तो ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक क्या होगा आपके पास एसिड होगा। ओके, तो ये 43 क्वेश्चंस हो गए। 50 क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है मुझे इस चैप्टर में, 7 क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में 7 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे डिस्कस होगा नेक्स्ट। ओके, टेक केयर।